Get online. बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपर्ट ओपिनियन के डिफरेंट एरियाज लिख लिए थे. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपर्ट ओपिनियन के डिफरेंट एरियाज पेन डाउन कर चुके हैं हम. मैम अपने 4 एरियाज लिखवा दिए थे. एक बार उसको रीड कर दो शेफाली, फिर हम वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं. नंबर 1 मैम आपने सेक्शन 45 के एरियाज लिखवाए थे. Discuss the evidentiary value of expert opinion with special reference to decided cases by the Supreme Court or opinion of the third person. That is, expert opinion is one of the rare situations where it is not logically relevant under Indian Evidence Act. Discuss the evidentiary value of expert opinion in light of decided cases by Supreme Court. Second के मैम अपने 3 parts लिखवाए थे. Part A, polygraph test, narco analysis test और beep test are an important part of investigation. In all these processes, the expert opinion plays the vital role. Can these tests be conducted on any person? Part B, is it not violative of protection against self-incrimination? C, is there any procedure laid down by Supreme Court of conducting these tests? Selvi versus State of Karnataka. 3, forensic examination plays a vital role for collection of evidence through blood samples, fingerprints, and writings, etc. Is Article 20, Clause 3 of the Constitution is violated in any manner when these blood samples are taken? Discuss this issue with respect to Kathi Kalu's case and Satish Chandra's case. Okay, आगे. Best evidence rule is the basic principle under Indian Evidence Act. Thus, only direct evidence can be given, but expert opinion has also been declared relevant under Section 45 of Indian Evidence Act. Discuss the principles to be followed, where various conflicts between ocular direct evidence and expert opinion. बेटा पहले सेक्शन 45 निकालिए. सेक्शन 45 निकालिए. शिफाली रीड कर बेटा, सेक्शन 45 को रेफर करना है एक बार. Section 45, opinion of experts. Yes. When the court has to form an opinion upon a point of foreign law, ये आपके ना बेटा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ये आप मार्क कर लो. इसमें 5 चीजें दी गई हैं: फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन. फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन. अब आप मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने मिस्टेक ऑफ लॉ पढ़ा होगा. पढ़ा है बेटा आपने मिस्टेक ऑफ लॉ? यस मैम. क्या प्रिंसिपल है बेटा मिस्टेक ऑफ लॉ का? सबसे बड़ा जो हर लॉ में अप्लाई करता है, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. मतलब मैम मिस्टेक. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यही कह रही थी मैं. अब इसमें देखो, पर उसमें भी अगर आप उसमें देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी, उसमें भी उन्होंने एक्सेप्शन दिया हुआ है कि जो मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ है वो उसमें कवर नहीं होता.
मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ उसमें कवर नहीं होता, सिर्फ मिस्टेक ऑफ लॉ जो कि इंडिया में प्रिवेल करता है सिर्फ वही यहाँ पर कवर होता है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जब हमने एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है, जब हमने एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है, जब हमने एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है तो जो फॉरेन लॉ के ऊपर भी हम एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। इसमें 5 चीजें हैं, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन। बेटा इसमें जो साइंस वाला पोर्शन है वो बहुत वाइडर है। साइंस वाले पोर्शन में सारा फोरेंसिक लॉ, ओसिफिकेशन टेस्ट, स्निफर्स एंड ऑल, ये अलग साइंस है। तो साइंस में ही इतने उसके अलग एरियाज हैं, डीएनए टेस्ट एंड ऑल, ये सारा ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स में कवर हो जाता है। आगे रीड कर बेटा। The opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art, or in question as to identity of handwriting or finger impressions are relevant facts. बेटा Such persons are yes, called experts. एक्सपर्ट्स। इसमें ना आप अंडरलाइन कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। जब हम इसमें बात कर रहे हैं, हमने इसमें लिखा हुआ है स्पेशली स्किल्ड, तो हम इसमें देखेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन में जो एक्सपर्ट हैं दे आर स्पेशली स्किल्ड पर्सन। तो स्पेशली स्किल्ड पर्सन क्या होता है, तो इसमें पहले आप लिख लीजिए सेक्शन 45 एक्सपर्ट ओपिनियन, सेक्शन 45 एक्सपर्ट ओपिनियन। आप मुझे अभी बताइए, पहले टाइम पर जब ये डिलीवरी वगैरह से रिलेटेड हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, पर हर विलेज में एक दाई जिसको कहते हैं होती थी, जो कि सारी डिलीवरीज करती थी। सबसे बड़ी बात, उनका एक्सपर्टाइज इतना ज्यादा होता था कि वो किसी का पल्स चेक कर कर दे वर एबल टू आइडेंटिफाई वेदर द फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट। अगर हम कहते हैं कि ऐसा जो किसी लेडी का ओपिनियन है, विल इट बी कवर्ड अंडर एक्सपर्ट ओपिनियन? Will it be covered under expert opinion? काव्या बता बेटा, whether she is expert or not. No, ma'am. Yes, ma'am. Whether she is an expert or not, with reason. No, ma'am, because she is not specially skilled. Okay. यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सपर्ट की डेफिनेशन, वो आप लिखो। उसके बाद हम डायरेक्टली सेल्वी का केस करेंगे। एक्सपर्ट का डेफिनेशन लिखिए। एन एक्सपर्ट विटनेस is one who has devoted time and study, to a special branch of learning, thus is specially skilled on those points on which he is asked to state his opinion. This section does not refer to any particular attainment, comma, standard of study,
or experience which would qualify a person to give evidence. स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी की बात क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी और एक्सपीरियंस which would qualify a person to give evidence as an expert. Generally a witness is considered as an expert if he is skilled in any particular art, trade or profession, and possessed of peculiar knowledge concerning the same. He must have made a special study of the subject or acquired a special experience therein. सौरभ रीड करना बेटा, जो आपने लिखा है उसको एक बार रीड करो आप. An expert witness is the one who has devoted time and study to special branch of learning, thus especially skilled on those points on which he is asked to state his opinion. This section does not refer to any particular attainment, standard of study, or experience which would qualify a person as an expert. Generally, a witness is considered as an expert if he is skilled in any particular art, trade, or profession and possessed of a peculiar knowledge concerning the same. Yes. He must have made a special study of the subject or acquired a special experience therein. अब बेटा इसका पहला हेडिंग लिख लो जिस केस को हम कवर करेंगे. अब हम ऐसे कोई क्वेश्चन वाइज नहीं करेंगे, हम केसेस को डिस्कस कर रहे हैं और उन केसेस में हमारे डिफरेंट इश्यूज को कवर होंगे. सेल्वी के केस को डिस्कस करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो डिफरेंट टेस्ट हैं हमें उसके बारे में पता हो. तो आप हेडिंग लिख लीजिए, श्रीमती सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. हेडिंग मैम. बेट बोलो दीपिंदर. मैम जो एक्सपर्ट है उसके पास कोई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए? बेटा जब हम कह रहे हैं स्किल्ड नॉलेज, तो जब हम स्किल्ड नॉलेज की बात कर रहे हैं आज के टाइम में जो हमारे स्किल्ड प्रोफेशन है, ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं होता जहां पर हमें उसका डिग्री या सर्टिफिकेट ना मिले. कोई ऐसा कोर्स नहीं है. इवन कि आप तो कोर्स की बात कर रहे हैं, अगर बच्चा किंडरगार्टन से भी निकलता है उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है. तो इस लेवल पे तो हम उसे सर्टिफाई कर रहे हैं दैट ही हैज अटेंडेड अ प्ले स्कूल. तो जब हम स्किल्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, देयर इज नॉट इवन अ क्वालिफाइड और कहते हैं कि एफिलिएटेड और रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशन
जो स्किल्ड नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है इन एनी एरिया, और वो सर्टिफाई नहीं करेगा। ऑब्वियस है, इफ अ पर्सन इज होल्डिंग एनी सच नॉलेज, उसके पास सर्टिफिकेट होगा या डिग्री कुछ तो होगा जो बताएगा कि यस अब आप लॉयर हैं, अब आप लॉयर हैं। अब एक वो मूवी आया था दृश्यम, उसमें जो अजय देवगन है, शायद उसको जितना नॉलेज था वो वकीलों को भी मात दे गया इंडियन एविडेंस एक्ट में। जो उसने परसीव किया, जो भी मैनिपुलेट किया, उसने पुलिस को, सबको उसने चकमा दे दिया। हैज ही बिकम अ स्किल्ड पर्सन? नो मैम। No, ma'am. नो। तो आप देखिए, आपने खुद इसका आंसर किया, हाउ ही हैज एक्वायर्ड सच ए नॉलेज? Maybe reading or यस यस। एक और इसका एक और मूवी था जिसमें इसको स्प्लिट पर्सनालिटी दिखाया गया था, और इसने उस टाइम पर वो लाइब्रेरी में था, बचपन से एक पुअर आदमी था, लाइब्रेरी में था, गाने लिखता था, तो लाइब्रेरी में उसने डिफरेंट बुक्स पढ़ी, वहां पर उसने मल्टीपल पर्सनालिटी का पढ़ा, और उसने वहां पर उसे डिटेल्ड उसमें आइडिया हो गया। तो जब हम कहते हैं नॉलेज एक्वायर करना अलग बात है, पर एक एक्सपर्ट बनना अलग बात है। क्या पता एक पर्टिकुलर फील्ड की किसी को बहुत अच्छी नॉलेज उसने एक्वायर की गई है, बट बाय मेयर एक्वायरिंग नॉलेज ही विल नॉट बिकम एन एक्सपर्ट। क्यों? फिर तो इंडिया में ईच एंड एवरी पर्सन इज एन एक्सपर्ट। अगर कोई बीमार होता है तो पहले तो 10 में 10 घर में ही एक्सपर्ट आ जाते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, बट फिर भी हम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। क्यों? बिकॉज जब हम कहते हैं कि कॉम्पिटेंट सर्टिफाइड पर्सन को ही हम एक्सपर्ट की कैटेगरी में फॉल करवाते हैं। ठीक है प्लीज? तो मैम इस लाइन का क्या मतलब होया जो आपने लिखवाई है, दिस सेक्शन डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर अटेनमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी और एक्सपीरियंस व्हिच वुड क्वालिफाई अ पर्सन टू गिव एविडेंस एज एन एक्सपर्ट। बेटा वो इसलिए क्योंकि इन्होंने तो ये लिख दिया कि इस फील्ड में जो एक्सपर्ट है, फिंगर इंप्रेशन आर्ट एंड ऑल, जो कि उसने कोई पर्टिकुलर डिग्री मेंशन नहीं की है, उसने सिर्फ वर्ड यूज किया है स्पेशली स्किल्ड। तो कोई उन्होंने इसका पर्टिकुलर डिग्री मेंशन नहीं है। पर जब हम कहते हैं कि लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, जब हम स्पेशली स्किल्ड कह रहे हैं, तो स्पेशली स्किल्ड का मतलब है जो उस टाइम पर जो कोर्स प्रिवेल कर रहा है या जो नॉलेज है रिलेटिंग टू दैट, उसने वो एक्वायर किया है इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, उसको हम कह रहे हैं स्पेशली स्किल्ड, उसमें आएगा। बिकॉज बेटा लॉ बना हुआ है 1872 का। 1872 के स्टैंडर्ड्स में और अब के स्टैंडर्ड्स में अब फर्क आ चुका है। शायद जितना स्किल्ड लोग अब हैं उस टाइम पर नहीं थे, और जितना सर्टिफिकेशन इस टाइम पर है कि उतना उस टाइम पर नहीं थी। तो जब हम कह रहे, इवन उस टाइम पर भी जब हम कहते थे कि ये कोई बैरिस्टर है, कुछ है, उनके पास स्किल्ड नॉलेज होती थी, स्किल्ड नॉलेज होती थी। ये प्रॉब्लम अब भी है। जैसे यहाँ पर जो अच्छे डॉक्टर्स के कंपाउंडर्स होते हैं, वो अपने गांव में जाकर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं एज डॉक्टर, चाहे उन्हें जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो। मे बी दे आर हैविंग नॉलेज इक्विवेलेंट टू अ डॉक्टर, बट दे विल नॉट बी कैटेगराइज्ड एज एन एक्सपर्ट, बिकॉज एक्सपर्ट होने के लिए हमने क्या है, स्पेशली स्किल्ड। और स्पेशली स्किल्ड तभी होगा अगर जो पर्टिकुलर फील्ड में जो नॉलेज जो प्रिवेल कर रही है वो उसने एक्वायर किया है थ्रू प्रॉपर चैनल, उसको हम स्पेशली स्किल्ड में कवर करेंगे। ठीक है प्लीज? Yes. दीपिंदर, आपने ना एक फ्रेज को सेग्रीगेट कर दिया फ्रॉम द एंटायर पैराग्राफ। अगर आप पूरे पैराग्राफ को टोटलिटी में रीड करेंगे, तब ये कहने का सिर्फ यही मतलब था कि सेक्शन ने किसी पर्टिकुलर डिग्री को मेंशन नहीं किया, पर जिस टाइम पर जो कोर्स या जो भी प्रिवेल कर रहा है लर्निंग कोर्स, या जो इसमें भी कंप्यूटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फोरेंसिक में, तो जो उसने उसको एक्वायर किया होगा थ्रू प्रॉपर चैनल, वो ही एक्सपर्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है प्लीज? Yes, ma'am. सौरभ रीड कर बेटा, जो मैंने एक्सपर्ट का डेफिनेशन लिखवाया एक बार रीड करना। An expert witness is the one who has devoted time and study to special branch of learning and is especially skilled on those points on which he is asked to state his opinion. This section does not refer to any particular attainment, standard of study, or experience which would qualify a person as an expert. Generally, a witness is considered
as an expert if he is skilled in any particular art, trade, or profession, and possessed of a peculiar knowledge concerning the same. He must have made a special study of the subject or acquired a special experience therein. अब इसके अंडर बेटा पहला आप केस लिख लीजिए, श्रीमती सेल्वी। श्रीमती सेल्वी, हम भी आपने कहा था हम 3 पॉइंट्स लिखेंगे कोई। बेटा 3 टेस्ट की बात करेंगे इसमें, आप केस का नाम लिख लीजिए, ये आपको आपके मीन्स में भी मिलेगा। श्रीमती सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, AIR 2010 SC 1974 1974। इसमें 3 मैम साइटेशन रिपीट करियो। AIR 2010 SC 1974, AIR 2010 SC 1974। बेटा 3 टेस्ट लिख लीजिए, हम इसको 1 बाय 1 तीनों टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस, नार्को एनालिसिस, नार्को एनालिसिस। थर्ड बीप टेस्ट, बीप टेस्ट, बीप टेस्ट। बीप टेस्ट के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए P300 वेव्स टेस्ट, P300 वेव्स टेस्ट, P300 वेव्स टेस्ट। पॉलीग्राफ टेस्ट आप हर रोज या बड़ा ही फ्रिक्वेंटली आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं that a particular person has undergone a polygraph test. हाँ जी, what is polygraph test? ये तो एक बेसिक वो है, what is polygraph test? रजत बता बेटा, what is polygraph हम test? किसमें झूठ पकड़ते हैं, जैसे लाई डिटेक्टर टेस्ट हो गया। ओके, पॉलीग्राफ मैम टेस्ट लाई डिटेक्टर टेस्ट। बिल्कुल ठीक है, पॉलीग्राफ टेस्ट को हम लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कह सकते हैं। बेटा एक सीरियल आता था सच का सामना, आता था एक कोई सीरियल ऐसा? Yes, ma'am. आप में से देखा हुआ है, मेजॉरिटी ने या नहीं देखा हुआ? Yes, ma'am. ओके, क्या प्रोसीजर क्या था बेटा उसका? मैम उनके ऊपर वो डिवाइस ही लगा देते थे और फिर उनको क्वेश्चंस पूछते थे, तो अगर कुछ भी चेंज होता था बॉडी में तो वो पता लग जाता था कि अगर वो झूठ बोल रहे थे तो चेंजेस होते थे। ओके, तो जब हम बेटा पॉलीग्राफ टेस्ट की बात कर रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट जो हमें दिखाया जाता है वो तो पिक्चराइजेशन है, रियलिटी में उनका पॉलीग्राफ टेस्ट पहले हो चुका होता है, वो तो सिर्फ उसको शूट करने के लिए उस तरह से ड्रामेटाइज करते हैं। तो जब हम पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करते हैं, ये एक साइंटिफिक टेस्ट है जो कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के ऊपर बेस्ड है, जो कि नॉर्मल कोर्स में डिफरेंट होंगे और वैसे डिफरेंट होंगे। जब हम बात कर रहे हैं कैसे, जैसे आदमी का रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी प्रोसेस में कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे, बीपी ब्लड प्रेशर में कुछ डिफरेंस आ जाएगा, जो ब्लड फ्लो पल्स है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। तो ये सारी चीजें वेरी करेगा। अगर पॉलीग्राफ टेस्ट में आपने झूठ बोला है तो ट्रू या फॉल्स के केस में ये चीजें वेरी करती हैं, ये चेंजेस आते हैं। अब एक ओपिनियन, एक एक्सपर्ट ने टेस्ट कंडक्ट किया, एक एक्सपर्ट ने टेस्ट कंडक्ट किया पॉलीग्राफ टेस्ट, क्या वो 100% रिलायबल होगा? है बेटा, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। नो मैम, मैम क्योंकि मेडिटेशन से हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और
मैम ये मैम मेरे को कोई पर्सन वैसे भी नर्वस हो सकता है कि उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो रहा है। अच्छा, और टेस्ट 100% है ही नहीं मैम कोई भी। क्यों? आप ह्यूमन ब्रेन के अंदर 100% जा ही नहीं सकते। कारण सौरभ, आपका मैम आंसर। क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जैसे जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं उन पे किसी भी टेस्ट का कोई असर नहीं होता, और जो एक नॉर्मल पर्सन है वो वैसे ही डर जाता है इन केसेस में। यस, जो आपने बोला बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जब हम ह्यूमन माइंड की बात कर रहे हैं, ह्यूमन माइंड को रीड करने के लिए कोई भी 100% टेस्ट नहीं आया। क्यों? बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वो उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। कई बार क्या है, जो आदमी है, आदमी का जो टेस्ट है या जो भी उसने बोल रहा है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और जब हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल जो एक स्ट्रॉन्ग विल्ड आदमी है, एक स्ट्रॉन्ग विल्ड आदमी का टेस्ट का वो मैनिपुलेट कर सकता है। राइट ग्रीन होनी चाहिए या रेड होनी चाहिए। आप अपने इमोशंस को, अपनी विल पावर को कंट्रोल कर टेस्ट के रिजल्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके लिए बेटा एक पैराग्राफ लिख लीजिए, फिर क्योंकि गाइडलाइंस ऑलरेडी आपको अवेलेबल है आपके इसमें लिख लीजिए। When a subject is lying, झूठ बोलना, when a subject is lying in response to a question, then he or she will produce physiological responses that are different from those that arise in the normal course. Instruments such as cardiographs, cardiocuffs, मैम ये लाइन दोबारा रिपीट कर दोगे? Responses that are different from those that arise in the normal course. Instruments such as cardiographs, cardiocuffs, CUFFs, cardio तो मतलब heart, cardiocuffs and sensitive electrodes are used in course of polygraph examination. Experts measures changes in aspects such as respiration, blood pressure, blood flow pulse, etc. But it cannot be ruled out that the responses could be affected by various factors like emotions such as nervousness, fear, confusion, etc. comma. मैम एक बार ये वाली लाइन रिपीट कर दीजिए। एक बार बेटा आप बताओ।
आपने जहाँ छोड़ा है. But it cannot be ruled out that responses can be Could be triggered triggered by emotional factors like nervousness, fear, confusion, etc. कॉमा. इसका मतलब अगर ये इमोशनल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, सच को झूठ हो सकता है, झूठ का सच हो सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा. कॉमा. फिजिकल कंडीशंस ऑफ दैट रूम, फिजिकल कंडीशंस ऑफ दैट रूम. फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पर रूम में दीमक लगी हुई है, छत से पानी टपक रहा है, और एक वो आदमी जो 24 घंटे वेल फ्लोर्ड और ये सीमेंटिक टाइल्स और उसमें रहता है 3D फ्लोर एंड ऑल, और उसको उस रूम में बिठा दिया जाए, तो वो अगर सच भी बोलेगा वो भी बार बार ट्रिगर ही होगा. क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में चेंजेस आएंगे. दैट चेंजेस वो उसकी बॉडी की वजह से नहीं है, दे आर ड्यू टू द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल नहीं है, एंड दे आर हैविंग पोटेंशियल टू डिस्ट्रैक्ट सब्जेक्ट. इसमें लिखिए फिजिकल कंडीशंस ऑफ दैट रूम, कॉमा. mental state of subject mental state of subject are vital. That is, a person may be in a state of depression or hyperactive or loss of memory in the intervening time period. मैम डिप्रेशन के बाद क्या है? स्टेट ऑफ डिप्रेशन और hyperactive और last factor है loss of memory in the intervening time period, that is act and conduct of the test. Act and conduct of the test. And memory hardening process. And memory hardening process by which subject has created and consolidated false memories about a particular subject. हाँ जी बेटा, आप सबने दृश्य मूवी देखी हुई है? सुल्तान, आपने दृश्य मूवी देखी हुई है? नो मैम. जरूर देखना बेटा, इट इज अ मास्टरपीस जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है. कोमल, आपने देखी हुई है बेटा? यस मैम, देखी हुई. नो मैम, मैंने भी नहीं देखी. मैंने देखी है. सौरभ देखा हुआ है. उसमें आंसर कर बेटा, वो सच को झूठ को सच बनाने के लिए वो क्या करते हैं? मैम वो एविडेंसेस जो नहीं थे वो क्रिएट करते हैं और जो थे उनको मिटाते हैं. क्रिएट कैसे करते हैं? एक तो जैसे प्ली ऑफ एलिबाई क्रिएट करते हैं, वो एक जगह रेस्टोरेंट में जाके उसके बिल्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं कि हम बाहर थे. ओके बेटा, जो मेमोरी हार्डनिंग प्रोसेस के, क्योंकि उन्होंने क्राइम को छुपाने के लिए एक फॉल्स स्टोरी बुनी थी, तो वहां पर उन्हें लग रहा था कहीं हम अपना जो ट्रैक से हिल ना जाए इंटेरोगेशन में, तो अजय देवगन ने डिसाइड किया कि जो हम स्टोरी बोल रहे हैं उसको हम जिएंगे. वो रियलिटी में जो उन्होंने स्टोरी बताई, वहां पर गए, वहां पर खाना खाया, कुछ किया, क्या किया. तो ये मेमोरी हार्डनिंग प्रोसेस है बेटा, कि आपने उस माहौल को जिया है जिस वजह से आपकी मेमोरी का वो परमानेंट पार्ट बन चुके हैं, और जिस चीज को आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे वो आपकी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन चुके हैं. आप उसको चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे.
तो ये होता है मेमोरी हार्डनिंग प्रोसेस। ये होता है मेमोरी हार्डनिंग प्रोसेस। जैसे आपका जो चाइल्डहुड है उसमें स्वीट मेमोरीज होगा, बैड मेमोरीज होगा। अगर बच्चे के साथ कोई ऐसा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जैसा कुछ ऑफेंस हुआ है, बच्चा का वो मेमोरी का परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, चाहे वो डिस्क्लोज करे या ना करे, और वो थ्रू आउट उसके साथ रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक वर्कशॉप था इसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में, तो पूछा गया बच्चे से कि उसने कभी किसी को डिस्क्लोज किया। वहां पर वॉलंटियर्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स जिनके क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट का नाम नहीं डिस्क्लोज होता, तो वहां पर एक बच्चे ने डिस्क्लोज किया जो कि अब बच्चा नहीं था, दैट पर्सन हैज बिकम एडल्ट। और जब उसने ही हैज बिकम विटनेस इन दैट केस, और वो केस क्या था, उसके घर के नियर बाय एक एरिया था, सेक्लूडेड एरिया, वहां एक आदमी की डेड बॉडी मिली थी। तो उस बड़ा इसमें कोशिश किया गया ढूंढने का कि क्या कॉज है, कॉज नहीं मिल पाया। जो ये बच्चा है दैट पर्सन हैज बिकम एडल्ट। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसने, उसको नहीं पता किसने मारा, क्यों मारा, पर उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक उन्हें दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट लिंक कैसे दिया, उस एडल्ट ने बताया कि इस आदमी का शक्ल मैं कभी नहीं भूल सकता। जब मैं छोटा था, अप्रोक्सीमेटली 5-6 इयर्स का, ये मैं अपने घर के बाहर खेल रहा था, ये आदमी मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर ले गया। ही हैज ट्राइड टू सेक्सुअली अब्यूज मी। उसके बाद इसने मुझे छोड़ दिया। उसने घर में आकर किसी को कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। इतने सालों के बाद, अप्रोक्सीमेटली 18-19 इयर्स के बाद, उसने अपना दिया टेस्टिमनी। पता नहीं वो ठीक था गलत था। उसने इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बताया कि किसी ऐसे ही हो सकता है, किसी ऐसी विक्टिम ने इस आदमी को मारा हो। वो क्यों? क्योंकि ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में इंडल्ज करता हो, क्या पता किसी ने बड़े होकर इससे रिवेंज ले लिया। अब देखो बेटा, मेमोरी हार्डनिंग प्रोसेस है। कोई चीज आपके मेमोरी का इतना इंक्लूसिव पार्ट बन चुका है कि आप उसको चाहकर भी नहीं निकाल सकते। तो ये तो सच्ची वारदात थी। कई बार गलत चीजों को, ताकि हम अपने एविडेंस, अपनी टेस्टिमनी में ना टूटे और विथस्टैंड करें कोर्ट में अपनी टेस्टिमनी। तो मेमोरी हार्डनिंग प्रोसेस भी एक चीज है कि लोग फॉल्स चीजों को ठीक इस तरह से अपना लेते हैं कि वो सब टेस्ट फेल हो जाते हैं। तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट था। सेकंड लिखिए, नार्को एनालिसिस टेक्निक्स। नार्को एनालिसिस टेक्निक्स। बेटा, व्हाट इज हिप्नोटाइज? हिप्नोटाइज क्या होते हैं? अंशुमन, हिप्नोटाइज क्या होता है बेटा? रिया चक्रवर्ती ने क्या सुशांत सिंह राजपूत को हिप्नोटाइज कर दिया था? मैम, यस। बेसिकली हिप्नोटिज्म इज द प्रोसेस जहाँ पे आप किसी पर्सन के कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से उसको सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस स्टेट में आप ले जाते हो। ओके, बिल्कुल ठीक है बेटा। सिडेटिव स्टेज? मैम, मेडिकेशन के थ्रू जो करते हैं, जब आप सेडेटिव्स देते हो किसी को, आई गेस। ओके, बिल्कुल ठीक है बेटा। एनेस्थेटिक स्टेज? जब आपकी बॉडी उसमें बिल्कुल अनकॉन्शियस कर देते हैं। बेटा एनेस्थीसिया, डॉक्टर्स एनेस्थीसिया देते हैं तो अभी वो चौथी स्टेज में पहुंचा देते हैं। तो नार्को एनालिसिस जो टेक्निक है, इसमें एक ड्रग दिया जाता है पेशेंट को, जिसको हम सोडियम पेंटोथॉल कहते हैं, जिससे जो सब्जेक्ट है जिसको ड्रग इंड्यूस किया गया है वो हिप्नोटिक ट्रांस में चला जाता है। हिप्नोटिक ट्रांस, हिप्नोटिक स्टेज दूसरी स्टेज है, और उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है
वो एक्टिव हो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाते हैं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है और आप हिप्नोटिक स्टेज में हैं, उसमें पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि आदमी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करेगा, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करेगा।